तो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन, सबसे कॉमन एप्लीकेशन जिसे हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है भैया, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है किसी भी गिवन सिस्टम में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपकी, टू फाइंड द यूनिट ऑफ a physical quantity in a given system of units। ठीक है, कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है आपका, ठीक है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपको क्या पता है, डायमेंशंस पता है, तो आप लोग उसकी यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे सबसे कॉमन एग्जांपल फोर्स, उसकी डायमेंशन पता है भैया, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन है मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2, ठीक है ना। तो ये MLT जो है, MLT जो क्या है, ये सिंबल्स है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, जो कि डायमेंशनल फॉर्म में यूज में आते हैं। तो भैया इन सिंबल्स को हटाकर इनकी जगह हम लोग क्या करें, इनकी जगह हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लें और उनकी यूनिट्स ले लें, अगर वो भी ना ले, उनकी यूनिट्स ले लें, तो हमें यूनिट मिल जाएगी किसकी, उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब जिस सिस्टम में आप निकालना चाहते हो, MKS में निकालना चाहते हो तो सारी की सारी MKS में प्लेस करो, CGS में निकालना चाहते हो तो सारी की सारी CGS में प्लेस करो। जैसे मान लीजिए M जो है वो सिंबल होता है मास के लिए, और मास को अगर हम लोग MKS सिस्टम में बात करें या ऐसे सिस्टम में बात करें तो किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मास की पावर 1 यानी कि किलोग्राम की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेंथ की पावर कितनी है, 1, लेंथ जो है यानी कि मीटर में होती है उसकी यूनिट, ठीक है ना। तो मीटर की पावर कितनी हो गई, 1, और टाइम जो है उसकी पावर कितनी है, -2। तो टाइम जो है वो होता है सेकंड में रिप्रेजेंट, उसकी पावर कितनी हो गई, -2। यानी कि जो यूनिट होगी फोर्स की वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और यही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये क्या कहलाता है, आपका न्यूटन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, न्यूटन। तो भैया यूनिट जो होगी फोर्स की वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से आप लोग कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं चार्ज। क्या ले लेते हैं, चार्ज। तो भैया चार्ज जो है उसको डिफाइन या उसकी जो डायमेंशंस होती हैं A1 D1 होता है, ठीक है ना। A जो होता है वो करंट के लिए यूज में आता है, और करंट की जो यूनिट है वो क्या है आपके पास में, एम्पियर होती है, ठीक है ना। और टाइम की क्या है, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, और 1 एम्पियर इंटू सेकेंड जो है वही क्या कहलाता है भैया, कूलाम कहलाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, देखिए, ठीक है ना। ये चीज़ निकालने के लिए आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू ये होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग न्यूटन लिखवाएंगे। अगर ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है, ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका आंसर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किस तरह से दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है या इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड में दिया हुआ है या फिर कूलाम में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। हालांकि ठीक है, आगे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। तो पहली एप्लीकेशंस तो क्या हो गई भैया, ठीक है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, जिसकी डायमेंशंस हमें पता है, उन डायमेंशंस की जगह हम लोग क्या करते हैं, जो भी डायमेंशनल सिंबल लिखा हुआ है, जितनी उसकी पावर लिखी हुई है, उसकी जगह उसकी यूनिट लिखेंगे और उतनी ही पावर लगाएंगे जितनी की डायमेंशनल सिंबल के ऊपर पावर लगी हुई है। जैसे यहाँ किलोग्राम मास था, ठीक है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, पावर 1 थी तो हमने 1 यूज लिया। लेंथ इसकी यूनिट मीटर, इसकी 1 पावर तो हमने 1 पावर। ये टी टाइम के लिए रिप्रेजेंट हुआ, टाइम की यूनिट सेकंड, इसकी पावर -2 तो हमने -2 यूनिट में ले लिया। तो एक्चुअल में फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो इस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशंस पता हो तो उसकी यूनिट भी निकाली जा सकती है। क्लियर है। और इसका उल्टा भी सही है भैया,
अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाली एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं अगली वाली। दूसरी और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है अपनी, वो है टू चेक द डायमेंशनल correctness of a given formula or equation आपको कोई डायमेंशनली या आपको कोई करेक्ट इक्वेशन या फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो वो आपका डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। ये याद रखिएगा, अगर कोई आपको सही फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, वो आपको डायमेंशनल एनालिसिस में या उसकी लिमिटेशन में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर सही या करेक्ट इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली भी क्या होती है, करेक्ट होती है। ठीक है, और ये बेस्ड होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, या लॉ ऑफ होमोजेनिटी पे। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी आपकी फिजिकल करेक्ट इक्वेशन है तो वो आपकी डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए, और किसी भी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती है, चाहे वो राइट हैंड साइड पर हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो, जितनी भी टर्म्स होती हैं सारी की सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ होमोजेनिटी, and according to this for a correct equation or formula, all the terms on both sides of the equation should have same dimensions। जितनी भी टर्म्स है, ठीक है ना, should have same dimensions, उस सारी की सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, तो कोई भी आपको करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट इक्वेशन दे रखी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में 1-2 टर्म्स है, तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। ये होता है आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक से ज़्यादा टर्म्स है, राइट हैंड साइड में भी एक से ज़्यादा टर्म्स है, एक भी हो सकती है दोनों साइड्स, लेकिन हम लोग ऐसे लेते हैं जिसमें ज़्यादा टर्म्स आती है, ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ जाए, प्रॉब्लम जो है आसानी से समझ में आ जाए, और आगे की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कठिनाई महसूस ना हो। तो जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cxp प्लस qy स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि करेक्ट है, ट्रू इक्वेशन है। ठीक है, अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इस वाले इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, प्लस और माइनस जहाँ पर लग जाते हैं वहाँ पर टर्म्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब ax की डायमेंशन जो है भैया वो by स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल हो। उसी तरह से इनकी डायमेंशंस जो है cxp की डायमेंशन के इक्वल भी होना चाहिए, और यही डायमेंशंस आपकी qy स्क्वायर डिवाइडेड बाई t की भी डायमेंशंस होनी चाहिए। तो कोई भी करेक्ट इक्वेशन हो वो हमेशा क्या होती है, डायमेंशनली करेक्ट होती है, और डायमेंशंस
करेक्टनेस उसकी चेक कैसे करते हैं कि जितनी भी टर्म्स है आपकी, उन सारी की सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी आपकी करेक्ट इक्वेशन है वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होती है, उसमें जितनी भी टर्म्स है सबकी डायमेंशंस सेम होती है। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, आपको गिवन है कि कोई केवल और केवल क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, तो वो आपकी रियल में भी करेक्ट इक्वेशन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है इसको हम लोग लिमिटेशन में पढ़ेंगे या जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रॉब्लम इसकी हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक प्रॉब्लम। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए given particle is given by v is equal to a to the a by t plus bt square plus c divided by t square, where t is the टाइम, t जो है आपका क्या है, टाइम, एंड v इज दी वेलोसिटी। देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। तो आपको क्या करना है, ए, बी और सी की डायमेंशंस निकालना है। आपको दिया हुआ है कि भैया एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी को इस वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है इस वाले फॉर्मूले से दिया जाता है पार्टिकल की वेलोसिटी। तो आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो यहाँ पर आ रहे हैं इनकी डायमेंशंस बतानी है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको करेक्ट पहले से दे रखा है, पहले से ही क्या दे रखा है इसको कि द वेलोसिटी ऑफ ए गिवन पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी कि ऐसी ही है, मतलब ये एक्चुअल में करेक्ट है। तो डायमेंशनली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। और जब डायमेंशनली करेक्ट होगा तो जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, a डिवाइडेड बाई टी की जो डायमेंशन है उसके इक्वल, और यही डायमेंशन b टी स्क्वायर के इक्वल होगी, और यही डायमेंशन c डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो पहले इन दोनों को लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, l इंटू टी माइनस वन। ए की डायमेंशन हमें निकालनी, तो रख देते हैं एज इट इज। टी क्या है, टाइम है आपका, तो इसकी डायमेंशन भी हमें पता है कितनी होती है, टी। अच्छा, ये टी को इधर लेके जाएंगे, इस वाले टी को हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा आपके पास में, ए की डायमेंशन इज इक्वल टू एल टी की पावर माइनस वन इंटू टी की पावर वन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में एल की पावर वन। तो जो डायमेंशंस होगी ए की वो क्या हो जाएगी, एल टू द पावर वन। ठीक है, तो ए की डायमेंशंस हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग बी की भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ए की डायमेंशंस निकाल चुके हैं, तो भैया बी की भी निकाल लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। तो b की डायमेंशंस भी कैसे निकालेंगे, वही वाला तरीका है। ठीक है, जो वेलोसिटी की डायमेंशंस होगी वही वाली डायमेंशंस क्या होगी, b इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशंस के इक्वल। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, l इंटू टी। ठीक है, या टी की पावर माइनस वन, और इधर b की डायमेंशन हमें पता नहीं है, लेकिन t की डायमेंशन हमें पता है कितनी है, टी की पावर टू हो जाएगी आपके पास में। तो b की डायमेंशंस क्या होगी, l टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टी टू द पावर टू। ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l इंटू टी टू द पावर माइनस थ्री। तो b की जो डायमेंशंस होगी आपके पास में वो क्या होगी, l इंटू टी टू द पावर माइनस थ्री। अब c की निकाल लेते हैं भैया। c की कैसे निकालेंगे, c की डायमेंशंस भी l इंटू टी की पावर माइनस वन, ये की वेलोसिटी की डायमेंशन है, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। c की डायमेंशन हमें निकालनी है। ठीक है ना, ये कैपिटल टी स्क्वायर आपका इधर जाएगा, तो क्या होगा, c की डायमेंशन जो है वो हो जाएगी l टी की पावर माइनस वन टी की पावर टू। तो ये होगा l टी की पावर माइनस वन और प्लस का टू। तो क्या हो जाएगा, l टी की पावर या l वन टी की पावर वन, यही क्या होगी आपकी c की डायमेंशन से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है आपकी, जो कि एप्लीकेशन ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड होती है, और ये आपकी किस पर बेस्ड थी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। ठीक है, तो देखते हैं अगली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो भैया थर्ड एप्लीकेशन जो है अपनी डायमेंशनल एनालिसिस की, वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of units to other system of units। ठीक, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना, वहां पर भी डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन है। कैसे है वो समझ लो कि मान लीजिए भैया हमारे पास में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, और इस फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी डायमेंशंस ऐसे मान लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस है आपके पास में, मास में उसकी पावर a है, लेंथ की पावर b है, और टाइम की पावर जो है वो c है। ठीक है ना, टाइम की पावर क्या है? c। तो इस तरह से हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल दें। और सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए बात अगर हम लोग करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भैया हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी जो है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट जो होती है हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा है। ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी। और इसी को हम लोग लिखते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। और हमें एक बात और पता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है तो हम उसकी डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, देखिए n1 और n2 तो क्या है? नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनको बाहर रखते हैं। ठीक है ना, और पहला सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं हम लोग, और इसमें डायमेंशंस को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं और उसमें डायमेंशंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए जो पहला वाला सिस्टम है, इसमें हमने मास को m1 नाम दिया हुआ है, लेंथ को l1 और टाइम को t1 नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मास को m2, लेंथ को l2 और टाइम को t2 नाम दिया हुआ है। अब देखिए m1 और m2 आपस में कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मास जो है MKS सिस्टम में किलोग्राम में होता है, जबकि CGS सिस्टम में किस में होता है? आपका ग्राम में होता है। ठीक है, और हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के इक्वल है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसकी डायमेंशंस को हम लोग प्लेस करना चाहें तो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे भैया? n1, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई आपके पास में। हाँ, u1 जो है वो क्या है? डायमेंशन से पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में जो उसकी हमने यूनिट ली है उसमें उसकी डायमेंशंस। तो पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने m1, l1 और t1 लिया है, तो भैया m1 और इसकी पावर कितनी होगी? a। ठीक है, लेंथ कितनी है? l1 और इसकी पावर कितनी होगी? b। टाइम कितना लिया है? t1 और पावर कितनी होगी? c। दूसरा वाला सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, ठीक है, और m2 इसकी पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर क्या है आपके पास में? c है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं n1 और n2 का। तो क्या आएगा आपके पास में? m2 डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, इस पूरे की पावर आएगी a। ठीक है, और l2 डिवाइडेड बाय l1 पूरे की पावर आएगी b, और t2 डिवाइडेड बाय t1 पूरे की पावर आएगी c। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर इजीली समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उससे समझेंगे। हालांकि यहाँ पर भी समझाना है तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। कैसे? वो देखिए। तो हमने क्या है, देखो m1, l1 और t1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट में माना है, दूसरे में m2, l2 और t2 माना है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए पहले वाले सिस्टम में हमने मास को लिया है जो किलोग्राम में है, ठीक है, लेंथ जो है आपकी मीटर में है और t जो है आपका सेकंड में है। ये MKS सिस्टम है आपका। ठीक है ना, और दूसरा वाला सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें हमने
इसको ग्राम में लिया है, इसको सेंटीमीटर में लिया है और इसको सेकेंड में लिया है। ठीक है, तो M2 दूसरा वाला सिस्टम है तो यहाँ पर ग्राम आ जाएगा। अब अगर आपको क्या करना है, पूरा ही CGS में बदलना है, पूरा का पूरा किस में बदलना है, CGS में है, तो आप लोग क्या करो, किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दो। ठीक है ना, किलोग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर M2 क्या है, ग्राम में, इसको भी ग्राम में चेंज करो। तो M1 जो है, ये M1 क्या होगा आपका पास में, M1 जो होगा ये होगा 1000 M2 के इक्वल। ठीक है ना, M1 क्या हो जाएगा, 1000 M2 के इक्वल, क्योंकि M1 जो है वो किलोग्राम में है और M2 जो है आपका ग्राम में है। उसी तरह से अगर हम लोग L2 और L1 में रिलेशन निकालना चाहें तो L1 जो है वो किसके इक्वल होगा आपके पास में, 100 L2 के, क्योंकि L1 जो है वो मीटर में है और L2 जो है आपका सेंटीमीटर में है। हाँ, लेकिन T1 और T2 क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, क्योंकि यहाँ पर T1 भी सेकंड में है और T2 भी क्या है आपका सेकंड में। तो ये वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे तो देखिए M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो भी पावर आएगी वो पावर आ जाएगी 1000 के ऊपर। ठीक है ना, माइनस के साथ में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहाँ पर L2 डिवाइडेड बाय L1 करोगे तो जो भी क्वांटिटी, जो भी रेशियो आएगा उसके साथ में पावर आ जाएगी B, और यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें N1 और N2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा, N1 और N2 का रेशियो मिल जाएगा। अब N1 और N2 में से एक तो हमें पता रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालनी है। तो भैया जो भी पता हो इधर तो हमें पता ही है वैल्यू। ठीक है, दूसरा वाला आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा आंसर आएगा। याद रखिएगा आप लोग क्या है, N1 डिवाइडेड बाई M2। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे आप लोग, ठीक है, N1 लिया है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यहाँ पर N2 डिनोमिनेटर में लिया है तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन पहले आपको उसकी डायमेंशंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो भैया क्वेश्चन अपना, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू CGS सिस्टम। ठीक है, तो भैया 1 न्यूटन फोर्स जो है उसको आपको CGS में चेंज करना है कि 1 न्यूटन CGS में कितनी वैल्यू के इक्वल होगा। तो वही वाली बात है, हमें फॉर्मूला पता है कि N1 डिवाइडेड बाई N2 क्या होता है भैया, ये न्यूमरेटर में है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है ना, इसकी पावर कितनी है A, L1 डिवाइडेड बाय, ठीक है सॉरी, L2 डिवाइडेड बाय L1, इसकी पावर कितनी है B, और T2 डिवाइडेड बाय T1, इसकी पावर कितनी है C। अब देखो यहाँ पर ABC हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की। और भैया फोर्स की जो डायमेंशंस होती हैं, अब देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि MLT ही हमेशा है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनमें और भी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी फॉर्म में लिख दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T⁻², यानी कि ये जो A है इसकी जगह 1 आएगा, जो B है इसकी जगह भी कितना आएगा 1, और जो C है भैया इसकी जगह कितना आएगा -2। ठीक है ना, तो ABC गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका A है उसकी जगह 1, B की जगह 1 और C की जगह -2 आ गया। दूसरी बात, M किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, L किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और T किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो एक तरफ हम लोग लेते हैं भैया MKS सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूटन है कहाँ, ये MKS या फिर SI सिस्टम में है। ठीक है ना, और हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी तरफ CGS सिस्टम की। तो यहाँ पर मास जो है 1 kg होता है और यहाँ पर 1000 ग्राम के इक्वल होता है वो आपका CGS सिस्टम में। ठीक है ना, और लेंथ की बात करें तो 1 मीटर, और 1 मीटर जो है CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर ठीक है ये 1 सेकेंड होता है, और इधर भी क्या होता है 1 सेकेंड। तो भैया रिप्लेस करो इनको क्या करें, रिप्लेस करते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा 1 न्यूटन है तो पहला वाला सिस्टम मान लीजिए कि हमने कौन सा लिया, MKS वाला। ठीक है, ये जो आपका पहला वाला सिस्टम है वो MKS वाला, और दूसरा वाला कौन सा है आपका CGS वाला। तो वैल्यू को प्लेस करो, N1 कितना है भैया 1, N2 हमें निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, M2 डिवाइडेड बाई M1,
हम लोग क्या करेंगे, m2 डिवाइडेड बाई m1, तो m2 आपका एज इट इज m1 किसके इक्वल होगा, 1 kg जो है 1000 ग्राम के इक्वल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 1000 m2, इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो भैया, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, तो 1 डिवाइडेड बाई n2 जो किसके इक्वल होगा आपके पास में m2 डिवाइडेड बाई 1000 m2 इसकी पावर 1, L2 डिवाइडेड बाय 100 L2, और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर क्या आएगा T2 डिवाइडेड बाय T2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2, ठीक है। L2 से L2 कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय N2 क्या आएगा आपके पास में 1/1000, और इसकी पावर 1 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1, तो आप लोग क्या देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय n2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/10,000, यानी कि जो n2 आएगा आपके पास में वो कितना आएगा 10⁵5, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भैया, अभी CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, तो ये यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायम, क्या बोलते हैं डायम। तो n2 जो होगा वो कितना होगा 10⁵5 डायम। तो इस तरह से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। तो